नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, सभी साथियों को बहुत सारी माफी भी। और साथ ही आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राघव सर क्लास कब लेंगे, बार बार वादे करके मुखर जाते हैं। तो हमने कोई सूचना नहीं दी, कोई न्यूज़ नहीं दी, सीधा क्लास लेने चले आए, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा था कि मैं अगर यार सूचना दूं, कोई बात बताऊं, तो यार फिर वही कहे हुए शब्द हो जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। पता नहीं ऐसी क्या समस्याएं आ जाती हमारे सामने जो हर बार आपके विश्वास के साथ हमें पीछे हटना पड़ता। माफी चाहते हैं तहे दिल से। साथियों, क्लास पढ़ाने आए हैं और आप सबको मैं बता दूं, क्लास 100 दिन 100 क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, आपने 11 क्लास पढ़ ली थी। तो आज जो 12वीं क्लास है वो मैं आज थ्योरी फॉर्म में करवाने आया हूं। जितने भी बच्चे आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब प्यार हमारे प्रति अपना बनाए हुए हो, लगाव है आपको हमसे। तो ये सब प्यार के सिवा और कुछ नहीं है। वरना देखा जाए तो आज के टाइम पे बच्चे कौन इतना किसी को जानता है। और मैं इस बार कोई वादे नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा, सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूं। पढ़ाऊंगा रोज शाम 7 बजे, बस टाइम बता दे रहा हूं। रोज शब्द वो भी नहीं प्रयोग करूंगा, रोज वो भी नहीं प्रयोग करूंगा, यहां पे बस समय लिखे दे रहा हूं, शाम 7 बजे। और इस बार मैं करूंगा, उसके बाद बोलूंगा। इस बार मैं करूंगा, उसके बाद बोलूंगा। शाम 7 बजे लिख लो। रोज शब्द हमने हटा दिया, क्योंकि भाई साहब हमसे गलतियां हो जाती, नहीं बन पाता, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती पारिवारिक, जिसके कारण बच्चे में टूट जाता हूं और वहीं से सारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए शाम 7 बजे शब्द लिख दिया है, समझ जाना, ठीक है। सबसे पहले एक क्लास हमने भाई साहब, ये जो हमने कोर्स लगाया है, आपको तो मोटिवेट होना ही है इससे। सबसे खास बात, पहले मैं मोटिवेट हो जाऊं। यह कभी मत सोचिए कि कौन आपसे बेहतर या खराब कर रहा है। कभी मत सोचो कि कौन आपसे बेस्ट या बैड कर रहा है। बच्चे, सवाल तो सिर्फ एकमात्र यह है कि क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मैं अपने आप से कह रहा हूं, क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे ऊपर है कि क्या मैं अपना 100%, अपना बेस्ट जो मैं दे सकता हूं वो मैं दे पा रहा हूं। क्वेश्चन सिर्फ मुझसे है, ना कि और किसी से नहीं। मुझे किसी से मतलब नहीं कि भाई साहब कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। क्या मैं जिस काबिल बना था उस काबिलियत के हिसाब से मैं अपना 100% दे पा रहा हूं। सवाल मैं खुद से कर रहा हूं, यही सवाल तुम्हें खुद से रखना है, ठीक है। यही सवाल तुम्हें बच्चे खुद से रखना है, ठीक है। चलो, अब बच्चे मैं आप सबको बता दूं, आज है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, जो बच्चे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, और आज तारीख है 24 अप्रैल। बच्चे 24 अप्रैल को जो ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ये पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है? पहला सवाल तो यह आता है, बच्चे याद कर लेना। मनाया जो जा रहा है वो 2010 से प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बच्चे हम लोग मनाते हैं। क्लियर है बच्चे? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आया, पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? लागू करने वाला पहला राज्य तो आप सबको पता होना चाहिए। पंचायती राज लागू करने वाला बेटा पहला राज्य जो है ना, उसका नाम है राजस्थान। सब लोग जानते होंगे राजस्थान। और राजस्थान ने पंचायती राज जो लागू किया बच्चे, वो 2 अक्टूबर 1959। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी, आखिरकार ये पंचायती राज दिवस, राजस्थान पंचायती राज प्रणाली राजस्थान से स्टार्ट हुई थी मेरे लाल, ये राजस्थान के कहां से? तो आप सब कह सकते हो उस गांव का नाम है बगदरी।
क्या नाम है? बगदरी गांव का नाम है और जिले का नाम है नागौर जिला, नागौर जिला। और राज्य का नाम बच्चे राजस्थान है। आराम से बता सकते हो। फिर यहीं पे सवाल अगला तुम्हें मिलेगा कि पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य बताओ विद तारीख। तो याद कर लेना, दूसरा राज्य है 11 अक्टूबर 1959 और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जिसने बच्चे पंचायती राज प्रणाली को लागू किया भारत में, वो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैं इतने दिन क्लास नहीं ले पाया, पहले माफी चाहता हूं। कुछ ऐसे पारिवारिक कारण थे जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, और अगर बताने लायक होता तो मैं बताता भी जरूर, आपसे शेयर भी करता, लेकिन बच्चे नहीं पॉसिबल है तो नहीं बता रहा हूं। प्लीज उसके लिए प्रेशर मत करो, माफी चाहता हूं क्लास नहीं ले पाया। मैंने यहां पे पहले मेरे प्यारे बच्चों बता दिया कि मैं रोज शब्द हटा चुका हूं अपने जीवन से। शाम 7 बजे लिख चुका हूं। शाम 7 बजे लिखने का मतलब है मैं अब 100% 200% प्रयास करूंगा कि रोज में वो कन्वर्ट हो जाए, और जब रोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब मैं इसके आगे रोज शब्द जोड़ूंगा, ये मान चलिएगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चे, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। एसएससी एमटीएस की बात है, पेपर आ रहा है, मैं रिवीजन करवाने आ रहा हूं, आऊंगा, परेशान ना हो। मैराथन लेकर आ रहा हूं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मैं करवाऊंगा, पूरी स्टैटिक फंसवाऊंगा। बस अभी क्लास करो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना अपनी बात को रखूंगा, ना अपनी बात सुनूंगा। सिर्फ अपने आप को पहले सर्वश्रेष्ठ बनाना है, सर्वश्रेष्ठ देना है, तब आगे बातचीत। क्योंकि बच्चे आपसे वादा करें भी तो कितने करें यार, एक झूठा इंसान कितने वादा कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई साहब मैं आपसे कुछ बताऊंगा तो आप सोचोगे ऐसा नहीं वैसा था, लेकिन आप खुद सोच सकते हो। 19 दिन बाद मैं आया हूं इस मंच पे, 19 दिन बाद। लास्ट क्लास मेरी 5 अप्रैल को थी, 5 अप्रैल। एक एक दिन गिन रहा था कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं ये माइक लगाऊंगा, दोबारा भाई साहब दहाड़ूंगा इस मंच से। और प्यारे बच्चे जितने भी, ये हमारे बच्चों का प्यार हमें मिलता है, जब खड़े हो जाओ तब प्यार मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को ही नसीब होता है, जो तुम लोगों की वजह से संभव है। बच्चे पंचायती राज, अब अगर तुमसे कहा दिया जाए कि पंचायती राज में एक सवाल बच्चे आता है कि पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में है, तो आप सब बता सकते हो पंचायती राज बच्चे संविधान की 11 नंबर अनुसूची में है। ठीक है, 11 नंबर। फिर तुमसे कहा जाता कि पंचायती राज बच्चे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद बता देते, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, तो आप बता देते आर्टिकल नंबर 40 में। अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अनुसूची नंबर 11 में इसका वर्णन है। अगला सवाल आता, क्या पंचायती राज बच्चे शुरुआत से ही थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं पंचायती राज बच्चे शुरुआत से नहीं थी। पंचायती राज संविधान में 11 नंबर अनुसूची में जोड़ी गई है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत बालक जोड़ दी गई है। उसके बाद भी अगला सवाल बच्चे, पंचायती राज का संविधान में कौन सा भाग है? तो याद करना, भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया है। हमने पहली बात तो आज एक प्रकार से, पहला तो भाई साहब ये एक प्रकार से बता दिया कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है और उसके बारे में सारे डिटेल। आगे बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, थंबनेल आप सब देख चुके होंगे, क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो बच्चे, भारत की जलवायु। बहुत दिन से आप कह रहे थे कि सर कोई आप ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाओ, ऐसा टॉपिक पढ़ाओ पूरा डीप से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो मैंने सोचा आज मैं ऐसा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूं जहां पे आप फंसते हो, जहां से आपके सवाल बनते नहीं, तो आप बड़े आसानी से बनाओगे। तो यहां पे इसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। भागना नहीं, बहुत बढ़िया समझाने वाला हूं और बहुत सारे प्रश्नों को भी बताने वाला हूं। बस आप सब जितने भी जुड़े हो, सब बच्चे एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दो, शेयर कर दो धमाकेदार तरीके से, और बता दो
पढ़ेंगे जोरदार तरीके से। चलो बच्चे, भारत की जलवायु की बात आई है, भारत की जलवायु की, तो एक प्रकार से यहां पे लिख सकते हो भारत की जलवायु पढ़ना है तो क्या क्या हमें सीखना है, तो वो सारी चीजें भी तुमको समझ में आने वाली हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहला तो प्रश्न बच्चे आप सबसे यही होता है मेरा कि बेटा जलवायु की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट इज द क्लाइमेट। देखो एक शब्द हो गया जलवायु और एक शब्द पे मैं बातचीत करूंगा मौसम। मौसम मतलब वेदर, तो एक शब्द हो गया मौसम और एक शब्द हो गया बेटा जलवायु। दो ऐसे टर्म होते हैं जहां से परीक्षा में सवाल आएंगे और दोनों में बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मौसम और एक जलवायु बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ठीक है। हाँ चलो पहली बात बिल्कुल मौसम तुम सब बता लोगे है ना। चलो बच्चे मौसम में लिख लेना किसी समय किसी स्थान की एक एक डिफिनीशन सहित बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। किसी समय किसी स्थान की वायुमंडल की भौतिक दशाएं, वायुमंडल की भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं बच्चे क्या कहलाती हैं, बच्चे क्या कहलाती हैं, मौसम कहलाती हैं। भौतिक दशाएं मौसम कहलाती हैं, बस इतना याद कर लो। अब मेरे लाल बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा मेरा बच्चा कि भौतिक दशाएं आखिरकार सर जी क्या है, भौतिक दशाएं क्या है बच्चे। भौतिक दशाएं का मतलब समझ रहे हो, मान लिया जैसे इस समय अप्रैल का महीना चल रहा और हम सारे लोग उत्तर भारत के निवासी हैं, तो आप सबको पता है इस समय क्या है, टेंपरेचर ज्यादा है, मतलब तापमान। तापमान एक प्रकार से भौतिक दशाओं के अंतर्गत आता है, टेंपरेचर कम, टेंपरेचर ज्यादा, और यह सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए होता। आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है ना बच्चे, एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो क्या वॉइस नहीं आ रही, क्या एक बच्चा कह रहा है बच्चे मेरे अकॉर्डिंग वॉइस बिल्कुल परफेक्ट आ रही, नो डाउट में, नो टेंशन। चलो तापमान हो गया, जैसे वायुदाब हो गया, वायुदाब हो गया, पवनें हो गई, मान लो हवा चलने लगे कुछ समय, लिखा नहीं किसी समय किसी स्थान की, जैसे मैंने ले लिया बिहार का चंपारण जिला, पता लगे वहां पर आंधी आने लगे, पवने चलने लगे, मतलब किसी समय किसी स्थान की, स्थान मतलब चंपारण ले लिया, किसी समय इसी समय आंधी आने लगे, तो बच्चे उस समय का मौसम क्या हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया और खूब अचानक से गर्मी पड़ने लगे। कहने का मतलब है तो एक प्रकार से कह सकते हो वहां पर क्या होने लगे, क्या होने लगे बच्चे, कह सकते हो गर्मी होने लगे, ठीक है। पता लगे कहीं पर बादल छा गए, कहीं पर आर्द्रता हो गई और कहीं पर बारिश हो जाए, तो ये सारी भौतिक दशाएं होती हैं, इसी के आधार पर बताया जाता है मौसम बेटा, ठीक है। अब बच्चे आप आराम से कह सकते हो मौसम जो होता है वो दीर्घकालिक होता है कि अल्पकालिक होता है, तो आप सब कह सकते हो अल्प समय के लिए, अल्पकाल के लिए, अल्प मतलब कम समय के लिए आता है और छटकर चला जाता है, और सबसे खास बात ये अल्पकाल के लिए भी होता है, और दूसरी बात जो मौसम होता है बच्चे वो परिवर्तनशील होता है, वो परिवर्तनशील होता है। मौसम जो होता है बच्चे वो परिवर्तनशील होता है और अल्पकालिक के लिए होता, मतलब कम समय के लिए, और परिवर्तनशील का मतलब बदला करता है। आज मैं गर्मी है, कल बारिश है, कल बारिश है तो ठंडी है, सब आप आराम से कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब इसी आधार पे तुमको एक प्यारा सा सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है, प्यारा सा सवाल बताने जा रहे हैं। सबसे खास बात जो मौसम है बच्चे, बिल्कुल जो एक प्रकार से मौसम है, मौसम, अरे यार परेशान ना हो, ठीक है। मौसम, मौसम बेटा एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, याद कर लेना, एक अरबी भाषा का शब्द है और इस शब्द को कहते हैं मौसिम। क्या होता है, मौसिम। मौसिम, मौसम को मौसिम के नाम से जाना जाता था, जो अरबी में निकल के आया था। अरबी में क्या निकल के आया था, मौसिम, मौसिम। और मौसिम का अर्थ पता है तुम्हें, मौसिम का अर्थ होता है
ऋतु की दिशा के आधार पर पवने, ऋतु की दिशा के आधार पर पवने, आधार पर पवने। ठीक है, अब पेपर में सवाल आता मेरे लाल, एक शब्द आ गया यहां पर ऋतु, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवने। अब बात आ गई ऋतु। पेपर में सबसे प्यारा सवाल होता ऋतु कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की। बच्चे ऋतुएं टोटल कितने प्रकार की होती? भैया 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से पता है ना सबको? सब पास। अब पहली ऋतु लिख लो। पहली ऋतु की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं लिख लूं शीत ऋतु, और टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। शीत का मतलब ठंडी, ठंडी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक रहती है अपने नॉर्थ इंडिया साइड। ठीक है, शीत ऋतु के बाद बच्चे आती है ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म मतलब ठंडी जैसे ही जाएगी वैसे ही तुरंत आ जाएगी क्या? ग्रीष्म ऋतु, जो 15 मार्च से 15 जून के बीच में रहती है। और जैसे ही जून आता है बारिश, वर्षा ऋतु, जो 15 जून से 15 सितंबर के बीच में रहती है। उसके बाद बच्चे आ जाती है शरद ऋतु, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, मतलब 15 जून से 15 सितंबर तक, सॉरी 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। क्लियर है? हां, चलो क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ओनली मोटिवेशन कह रहे हैं, आप क्लास क्यों बंद किए, क्या मन में है आपके? अच्छा भाई एक बात बताओ, कोई इंसान मान लो बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, या मान लो किसी के घर में कलह मची हो, या मान लो किसी के घर में पारिवारिक कुछ कारण हो गए, कुछ स्थितियां नाजुक हो जहां से उसका माइंड बिल्कुल स्टेबल ना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको आप नहीं शेयर कर सकते, नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये कह सकते हो। ठीक है? हाँ, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कह के बच्चे दिल मत छोटा करो। ठीक है भाई, आपने देखा होगा मैंने क्लासेस कभी बंद नहीं की। अगर गैप हुआ भी है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बच्चे 20 दिन बाद आया हूं। तुमको जितना कष्ट है ना, उससे ज्यादा मुझे कष्ट है कि मैं अपने बच्चों से दूर था, कोई सूचना भी नहीं दे पा रहा था। क्योंकि सूचना इसलिए नहीं दे पा रहा था, अगर मैं आपसे कह देता इस दिन क्लास चलेगी और उस दिन ना चलती तब फिर मैं दोषी हो जाता। इसीलिए मैंने सोचा बिना बताए बचाना है और पढ़ाना चालू कर देना है बच्चे। तो थोड़ा सा तो भरोसा करो यार। लास्ट 3 साल की यूट्यूब पे हम भी मेहनत कर रहे हैं, फिनिक्स एकेडमी बराबर से जुड़े हैं। फिनिक्स एकेडमी भाई साहब चैनल आप सबके भरोसे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम दगाबाज हैं, हम धोखेबाज हैं, आप ऐसा कह देते हो। अरे मान लो परिस्थितियां भाई साहब नाजुक नहीं थी उस समय। ठीक है? हाँ, ये मत सोचना कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये मत सोचना। तो उम्मीद करते भाई साहब मौसम के बारे में तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 1% तुम्हें डाउट अब नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या? जलवायु। जस्ट उल्टा करना चालू कर दो। मौसम का मतलब मौसम अल्पकाल के लिए होता था, यहां पे लिख लेना जलवायु दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक है जलवायु, जो है दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय तक जो रहे उसको क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक? अब बच्चे कहने का मतलब है मौसम का ही तो बड़ा रूप है, मौसम का ही तो बड़ा रूप है। लिख लेना किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम का औसत ही, मौसम का औसत ही क्या कहलाता बच्चे? क्लाइमेट, मतलब जलवायु कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चे किसी क्षेत्र का दीर्घकालिक मौसम। दीर्घकालिक मौसम को हम समथिंग काउंट करते हैं 30 ईयर से, लगभग 30 ईयर का काउंटिंग लेते हैं कि वहां पर क्या 30 साल में ज्यादा ठंडी पड़ी है कि गर्मी पड़ी है कि भाई साहब बारिश हुई है। अगर
30 सालों में ज्यादा ठंडी पड़ी है तो वहां की भाई साहब जलवायु शीत जलवायु है, ठंड जलवायु है। ज्यादा गर्मी पड़ी है तो उष्ण जलवायु है, मतलब एक प्रकार से गर्मी पड़ी है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हो। तो ये हो गया बच्चे जलवायु। अब हम लोग जानते हैं भारत में बच्चे कैसी जलवायु है और किस तरह की जलवायु है, जान लेते हैं फटाक से। तो आगे बढ़ते हम लोग। जब इंडिया का मैप भाई साहब, आप सब विश्व के मैप के बारे में परिचित हो गए। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से हम एक रेखा गुजार देते हैं और इस रेखा को बच्चे 0 डिग्री कहते हैं, जिसका नाम है भूमध्य रेखा, जिसका नाम है विषुवत रेखा, जिसको कहते हैं इक्वेटर। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री इसका नाम क्या बच्चे? अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य या विषुवत के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? सबको पता है इसके ऊपर जो बच्चे रेखा स्थित है उसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी रेखा, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री बच्चे साउथ, और 23.5 डिग्री साउथ का मतलब हो गया बच्चे मकर रेखा। ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? क्लियर है? हां, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात, अब सबको पता है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, सब लोग जानते हो। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर मैं यहां पे बात कर लूं बच्चे, अगर मैं यहां पे बात कर लूं तो इंडिया की स्थिति ऐसे ही तो आएगी। भारत जो है भूमध्य रेखा को टच नहीं करता है, भारत के नीचे स्थित है भूमध्य रेखा, और उसके लेकिन बीच से गुजर जाती है कर्क रेखा। इसका मतलब है जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, वो कर्क रेखा के ऊपर है और कर्क रेखा के नीचे भाई साहब ये हिस्सा है, लेकिन भूमध्य रेखा से दूर है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चे? क्लियर है? बताओ क्लियर? बहुत बढ़िया। इससे यह पता चलता है कि जहां पे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। लिख लेना, सूर्य की किरणें मेरे लाल क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। कहां सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें भाई साहब इस रेखा पर। इसका मतलब यहां गर्मी बहुत होगी। अब इस इलाके में गर्मी होगी, लेकिन ऊपर सबको पता है भाई साहब यहां से एक रेखा गुजरती है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, ऊपर वाले को बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। नीचे वाले को बच्चे बोलते हैं क्या? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला जो बच्चे है हिस्सा, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चे भारत कर्क रेखा, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजर जाती है, भारत के बीच से कर्क रेखा बच्चे साफ साफ क्लियर गुजर जाती है। अब सबको पता होना चाहिए ऊपर आधा हिस्सा भारत का शीतोष्ण में, आधा हिस्सा उष्ण में। तो भारत की जलवायु कैसी होगी बच्चे? भारत की जलवायु शीतोष्ण हो जाती, लेकिन ऊपर हिमालय स्थित है तो जितनी भी ठंडी हवा आती है वो हिमालय की वजह से भारत में नहीं आ पाती, जिसके कारण ठंडी कम पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है। इस प्रकार पेपर में छपने वाला सवाल क्लियर हो गया कि भारत की जलवायु कैसी है। तो याद कर लेना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब उष्ण कटिबंधी। भारत की जलवायु कैसी है तो याद कर लेना उष्ण कटिबंधी। बच्चे कटिबंध किसे कहते हैं? 2 अक्षांश के बीच की दूरी को कटिबंध के नाम से जानते हैं, जिसे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध, जिसको हम लोग जोन कहते हैं, जोन, और उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा बच्चे भारत की जलवायु किस प्रकार उष्ण कटिबंधी है। तुमने आज तक पढ़ा होगा कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधी है। आज मैंने बता भी दिया कि आखिरकार भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधी क्यों है। एक एक सवाल का भाई साहब हमने तुमको क्लियर कर दिया।
फटाक से कमेंट करके बता दो कि बच्चे आप सबको समझ में आ गया कि भारत की जलवायु शीत कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है कि उष्ण कटिबंधीय है। हर एक बच्चा बोलेगा कि सर जी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब होता है गर्मी, शीत मतलब होती है ठंडी, और भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंडी कम पड़ती है बच्चे। ठीक है, हाँ, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? बस इतना बता दो मेरे लाल। वेरी गुड बच्चे। अच्छा सर, आपकी राइटिंग का कोई जवाब नहीं है। थैंक यू बच्चे, बहुत बढ़िया। हर एक सवाल आपका मैं क्लियर कर दूंगा, और इससे यह पता चलता है भारत का जो साउथ पार्ट है, मतलब दक्षिणी हिस्सा, वो उष्ण कटिबंधीय में, और भारत का जो नॉर्थ पार्ट है वो बच्चे शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन ऊपर हिमालय पड़ता है, जिसकी वजह से भारत में ठंडी हवा नहीं आ पाती, जिसके कारण बच्चे भारत में ज्यादातर गर्मी पड़ती है। और मैंने बताया कि जलवायु हम तभी कहते हैं जब 30 सालों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज में यह निकल के आया कि भारत में गर्मी ज्यादा, ठंडी कम, मतलब भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात बच्चे? आगे बात करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बच्चे बहुत ध्यान से बात समझ लेना। एक सवाल डायरेक्ट पेपर में आता है, लिख लेना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे याद कर लेना, जलवायु को कितने कारक प्रभावित करते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। लैंड फॉर्म्स बहुत अच्छे से पेपर में आएगा, आप लपेट के मारोगे, लपेट के बच्चे। ठीक है, टोटल याद कर लेना, पेपर में डायरेक्ट सवाल आएगा जलवायु को कितने ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्टेड डालते हैं। बच्चे टोटल 9 कारक हैं, 9। ठीक है, 9 कारक हैं, और इसको आप याद करोगे लैंड्स फॉर्म से, लैंड्स फॉर्म से। अब तुम कहोगे क्या, तो आप कह सकते हो एल से बनेगा लैटिट्यूड। क्या बनेगा बच्चे? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। क्या भारत को अक्षांश प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। एक पॉइंट, भारत को क्या, पूरे विश्व की मैं बात बता रहा हूं। ए का मतलब होता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। इंग्लिश वाले बच्चे ऑटोमेटिक लिख लेंगे। ठीक है, एन का मतलब होता है समुद्र से दूरी, नियरनेस ऑफ सी, समुद्र से दूरी, नियरनेस ऑफ सी। एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है वन। ठीक, ओ का मतलब होता है ओशियन करंट, ओशियन करंट को बोलते हैं महासागरी तरंगे, महासागरी तरंगे। याद कर लेना। अगला बच्चे, आर का मतलब होता है रेनफॉल। क्या वर्षा प्रभावित करती है जलवायु को? बिल्कुल प्रभावित करती है वर्षा, रेनफॉल। और एम का मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन मतलब होता है पर्वत, माउंटेन मतलब होता है पर्वत। और एस का मतलब होता है बच्चे सॉइल, और सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो इतने 9 टोटल फैक्टर हैं जो बच्चे क्लाइमेट को इफेक्टेड करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं भारत का मानसून, भारत का मानसून। बच्चे बहुत ध्यान से बात समझ लेना। अब जहां से पेपर में सवाल आएंगे समझते चलना। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके चीजें मैं लाया हूं, आपको हर एक सवाल समझ में आएगा बच्चे। ठीक है, चलो भारत का मानसून, चलो ये लग गया बच्चे। अब समझना, मजा आ जाएगा भी भाई, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, किस प्रकार बता दूंगा, एक एक सवाल क्लियर कर दूंगा तुम्हारा यार। चलो बालक, भारत का मानसून का मतलब समझ लेना। यह भारत का नक्शा है, सबको पता है। नीचे एक महासागर है जिसको कहते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। क्लियर है बच्चे?
इधर हिंद महासागर की एक शाखा है जिसको कहते हैं अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। इधर बच्चे बंगाल की खाड़ी है जिसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्लियर है? और जितना भी मानसून होगा वो बच्चे पानी समुद्र से ऊपर उठाएगा। मानसून का मतलब बारिश बताने जा रहा हूं, बस समझ लेना, मजा आ जाएगा तुमको, सुनते चलना। महासागर की दो शाखाएं, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। बच्चे याद कर लेना, दिन है गर्मी के, मतलब समर है। समर का मतलब क्या होता है? गर्मी। गर्मी के दिनों में जो बच्चे एक प्रकार से हवाएं किधर से चलती हैं? हवाएं हमेशा चलेंगी, हमेशा याद कर लेना, हवाएं बेटा उधर से ही चलेंगी जिधर उच्च दाब होगा। गर्मी के दिनों में बच्चे हवाएं जो चलेंगी वो चलेंगी, पहले तो ये याद कर लो कि जितनी भी हवाएं होंगी वो हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलेंगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की हो रही बच्चे हवाएं हमेशा चलेंगी, हमेशा, नो डाउट। ठीक है? तो गर्मी के दिन में क्या होता है? जो प्रेशर ज्यादा होता है बच्चे वो समुद्र में होता है, महासागर में होता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब बहुत ध्यान से समझ लेना, जो नीचे से हवाएं चलेंगी समुद्र की ओर से, इसीलिए लिखा है उच्च दाब से निम्न दाब। बच्चे नीचे से हवा निकली, नीचे से हवा, नीचे से ये देखो बच्चे, ये देखो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा बच्चे क्या होती है? बाएं तरफ, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ हो जाती है। ये निकल के इधर आएगा। अभी तुमको इस मैप की वजह से और जो मैं बनाने जा रहा हूं उससे तो भाई साहब बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। समझना मेरे बालक, हवाएं किधर से निकली? ये मानसून उठ गया। हाई प्रेशर किधर है? समुद्र में। लो प्रेशर किधर है? यहां पर। उच्च दाब से निम्न दाब। बच्चे मार प्रेशर दिए और इधर से हवाएं जा रही भैया। हवाएं जैसे ही जाएंगी तो अपने साथ पानी लेकर चली जाएंगी, और जैसे ही पानी लेकर बच्चे जाएंगी, जैसे ही पानी लेकर जाएंगी बच्चे, पानी की वजह से आप सबको पता है भारत में ये वाली जो बेल्ट है ना, इसको बच्चे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट, सबको पता है। और वेस्टर्न घाट जिसको आज एक अन्य नाम सह्याद्री भी कहते हैं बच्चे, सह्याद्री। तो कहने का मतलब है बच्चे ये हवाएं इधर गई और ये हवाएं अपने साथ पानी लोड लिए हैं, खूब सारा लोड लिए। मान लो हमारे ऊपर लोड अभी नॉर्मल ऐसे मैं टहल रहा हूं और मैं हवा हूं, ऐसे चल रहा हूं, मेरे ऊपर पानी लद गया हवा हूं, मैं बच जाऊंगा, बस ये लगेगा कहीं पर भाई साहब बस टकरा जाऊं, गिर जाऊं वहीं पर। तो कहने का मतलब है ये हवाएं अपने साथ पानी लेकर जाएंगी और पश्चिमी घाट जैसे ही टकराता है, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश। और झमाझम बारिश की वजह से पेपर में सवाल आता है, भारत का कौन सा राज्य है जहां पे सबसे पहले वर्षा होती है? केरल। याद कर लेना, सवाल याद कर दे रहे हैं। पहली बार वर्षा भारत में कहां पर होती है? याद कर लेना, केरल। कभी कभी केरल आता है, कभी कभी यह आ जाता है कि किस तट पर होती है, किस तट पर होती है। तो केरल के तट को बच्चे मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। याद कर लेना माला। और क्यों होती है? क्योंकि बच्चे यहां पे पश्चिमी घाट है और जाके सारा मानसून उससे टकराता है और वहीं पर पानी गिरने लगता है, झमाझम झमाझम। याद हो गया? अब बच्चे बात आती है, जो भारत में मानसून प्रवेश किया है, यह मानसून जो प्रवेश किया है यह कौन सा मानसून है, इसका नाम क्या है? तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, आपने दिशा तो बहुत पढ़ी होंगी, ये होती उत्तर, ये होती दक्षिण, ये होती पूरब, ये होती पश्चिम। लेकिन जब रीजनिंग पढ़ते हो तो चार दिशा और पैदा कर लेते हो। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब, ये हो गई साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ये हो गई साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात बच्चे? हाँ, कंफर्म? अब बहुत ध्यान से बात समझ लेना। अब तुम बताओ
ये दिशा कौन सी है? इस मैप के अकॉर्डिंग हमने 8 दिशा बना दी, 4 मेन वाली और 4 अलग वाली। कौन सी ऐसी भाई साहब दिशा है जो भारत में मानसून प्रवेश कर रहा है? सिंपल सी बात है बच्चे, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब तिरछा। तिरछा का मतलब ये वाली दिशा मिल रही, और ये वाली दिशा का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट। और गर्मी का मौसम है तो पेपर में सवाल आता है केरल में मानसून सबसे पहले वर्षा होती है। बच्चे, पहली बार वर्षा जो भारत में होती है वो कौन से मानसून के द्वारा? तो याद कर लेना, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा बच्चे वर्षा कहां होती है? भारत में सबसे पहले होती है केरल में होती है। क्लियर है? तो एक बार कमेंट करके बताओ मेरे लाल, मेरे बच्चों, मजा आया, समझ में आया कि भारत में सबसे पहला बच्चे बारिश कहां पर हुई? तो आप कह सकते हो केरल राज्य में। किस तट पे? मालाबार में, साउथ वेस्ट मानसून। और समय जो हो रहा होता जब पहली बार वर्षा होती तो वो समय होता गर्मी का, और गर्मी का टाइम ऐसा होता है जून का पहला सप्ताह। जून का पहला सप्ताह याद कर लेना, जून का पहला सप्ताह। और ये जो मानसून है ये किधर से उठने वाला मानसून है? अरब सागर से। और इधर वाला मानसून भी याद कर लेना, बे ऑफ बंगाल। तो याद कर लेना, पूरे भारत में जो वर्षा होती है वो अरब सागर से जो पानी उठकर जाता है वो 65% वर्षा करता है, और 35% वर्षा भारत बंगाल की खाड़ी से उठकर मानसून जाता है उससे करता है बच्चे। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? हमने जून का पहला सप्ताह लिखा है, ये मत लिखना 5 जून 6 जून बच्चे, ठीक है? ये मत लिखना मेरे लाल। हर एक सवाल को तोड़ देंगे, हर एक चीज का जवाब दे देंगे। तुमने रटना सीखा होगा लेकिन समझना भाई साहब आज सीख जाओगे तुम। होती क्या है चैप्टर आखिरकार जीके में इतने कठिन हमें देखने से ही क्यों लगते हैं? क्या कभी गहराई में घुस के अपनी देसी भाषा में क्या पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा है, तभी तो भाई साहब तुम्हें डर लगता है, डरते हो उन चीजों से भाई साहब, ठीक है? उन चीजों से। चलो अब बात आती, मानसून ये जा रहा भैया, जा रहा, पकड़ो इसको। झमाझम बारिश करने के बाद ये चला गया। थोड़ी वर्षा बच्चे केरल में हुई, थोड़ी कर्नाटक में हो गई, ये कर्नाटक वाला है। और ये पूरा गया बच्चे यहीं पर छोटा नागपुर में, पठार में। और ये मानसून पूरा सीधा निकल गया, रास्ते में कोई मिल ही नहीं रहा भैया, रास्ते में कोई टकराने के लिए मिल ही नहीं रहा। जितना टकराया था वो वर्षा मिल गया। कभी भी भाई साहब घर में रबड़ वाली वो मोटर में लगा के रबड़ ले लो, मोटर में लगा के भाई साहब रबड़ ले लो, और भाई साहब उस रबड़ से पानी फेंकने लगो। अगर एक मान लो इतनी ऊंची दीवार है और रबड़ से पानी मारो सर सर सर, बच्चे एक लिमिट होगी जहां तक पानी टकरा के वहीं गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बूंदें होंगी जो उस दीवार को पार करके उस साइड चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। तो कहने का मतलब है ये मानसून जितना इस पश्चिमी घाट के पर्वत से टकराएगा वो वहां पे बारिश कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी धारा है जो आगे निकल जाएगी, और आगे निकलने का मतलब है बच्चे यहां पे मुलाकात होगी। एक राज्य पड़ता है और उस राज्य का नाम जानते हो? मेघालय। मेघालय, मेघालय क्या नाम है? मेघालय, 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 ठीक है? क्लियर है? फिर मेरे बच्चे ये जैसे ही शाखा जा रही है बस इसको इंतजार है कि कोई मिले और टकरा के मैं झमाझम बारिश कर दूं मेरे लाल। और बच्चे यहां पर मिल जाता है क्या? एक पहाड़ी है, गारो, गारो, खासी, जैंतिया। एक है गारो, एक है खासी, एक है जंतिया। बहुत पढ़े होगे। जी का मतलब है गारो, के का मतलब है खांसी, और बच्चे के का मतलब है जे का मतलब है जैंतिया। और गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी मेघालय में, और गारो, खासी, जैंतिया बच्चे जनजाति भी मेघालय में। क्या बात है, ठीक है? और सबसे खास बात बच्चे, बहुत खास बात बच्चे, ये पहाड़ी पता किस प्रकार है? ये पहाड़ी इस प्रकार है भैया। ये गारो है, ये खांसी है, और ये जैंतिया, मतलब 3 ओर से घेरे हैं। आओ आओ भैया टकराओ। मतलब कहने का है
कि अब कोई अगर यहां बीच में घुस आया तो मतलब तीनों ओर से घेरे हैं, तीनों ओर से, मतलब आएगो भी इसी रास्ता से और जाओगे भी इसी रास्ता से। कहने का मतलब है जब ये मानसून बच्चे इन गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में पहुंचता है और यहां पे टकरा के, पता है ये तीनों पहाड़ियां एक तीनों झमाझम बारिश, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश, इतनी बारिश होती है ना भाई साहब, तीनों पहाड़ियां तीन ओर से घिरी होने के कारण पूछो ना भैया। और जब इतनी ज्यादा बारिश होती है तो एक तरह से कह सकते हो पूरे विश्व में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो उसका नाम सब लोग जानते हो, मेघालय का मासिन राम। मेघालय का मासिन राम बच्चे सबसे ज्यादा पूरे विश्व में वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान होता है, जिसका नाम मासिन राम मेघालय होता बच्चे। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर जी तीनों पहाड़ियों की, तीन पहाड़ियां तो हैं, सबसे ज्यादा तीनों पहाड़ियों में किससे टकराता है? एक बात बताओ, खांसी आती क्या होती है? कफ निकलता। कफ का मतलब एक प्रकार से बारिश का गाढ़ा रूप। क्लियर है? तो उसी प्रकार याद कर लेना कौन सी पहाड़ी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो बच्चे आप तुरंत बता देना, खांसी। खांसी, सोचना ही नहीं यार, ये मत कहना सर जी आप मजाक कर रहे थे, गंदी बात सिखाते। बच्चे मैं याद कराने के लिए बताया हूं खांसी का। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लगा माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे इस बताने से आप कभी भूलोगे नहीं, इतना मैं आपसे दावा करता हूं। बच्चे गलत बात वहां होती जहां पे चीजें आप समझ ना पाओ, लेकिन जहां पे आप चीजें समझ पाओ तो वहां पे गलत बिल्कुल नहीं होता है। और मेरे अकॉर्डिंग हमने जिस हिसाब से तुम्हें बता दिया है, खांसी आप जीवन में नहीं भूलोगे कि तीनों पहाड़ियों में सबसे ज्यादा कौन सी पहाड़ी उत्तरदायी है मेघालय के मासिन राम में वर्षा कराने के लिए। तो आप बता सकते हो उस पहाड़ी का नाम बच्चे होता है खांसी। खांसी क्लियर है? जो बारिश का गाढ़ा रूप होता है। क्लियर है? वेरी गुड। फिर बच्चे याद कर लेना मेघालय के मासिन राम में, यहां पे लिख लेना सबसे ज्यादा वर्षा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा बच्चे कहां होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भारत का है, उसका नाम है मासिन राम मेघालय। पेपर में एक सवाल और आता है मेरे लाल, पेपर में एक सवाल और आता है मेरे लाल। क्या आता है बच्चे? बहुत ध्यान समझ लेना। एक सवाल और आता है, क्या मासिन राम के पहले वर्षा सबसे ज्यादा कहां होती थी? तो याद कर लेना मासिन राम के पहले जो वर्षा बच्चे होती थी वो यहीं पर होती थी, बस उस जगह का नाम होता था चेरापूंजी। और चेरापूंजी भी बच्चे मेघालय में ही पड़ता था, जो मासिन राम के पहले सबसे ज्यादा वर्षा को प्राप्त करने वाला स्थान था। एक पेपर में सवाल आता है चेरापूंजी का पूर्व नाम या प्राचीन नाम क्या होता है? तो चेरापूंजी का प्राचीन नाम या पूर्व नाम जिसको कहते हैं सोहरा। क्या कहते हैं? सोहरा, शोहरा बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इतनी बात तुम्हें बतानी थी। अब चलो सवाल पूछता हूं, आंसर। भारत में कौन सा राज्य जो सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? दिस इज द आंसर, केरल। भारत में सबसे पहले वर्षा किस तट पर होती है? मालाबार तट में। भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिन राम मेघालय। मासिन राम से पहले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती थी? चेरापूंजी मेघालय, जिसका प्राचीन नाम सोहरा है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में क्यों होती है? तीन पहाड़ियां वहां पर गारो खासी जयंतिया तीन ओर से घिरी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा कराने के लिए खासी पहाड़ी उत्तरदायी है। भारत में किस मानसून की वजह से वर्षा भारत में प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह से। भारत में जो वर्षा केरल में होती है, क्यों होती है? सबसे पहले क्योंकि दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है और पश्चिमी घाट से टकराकर वहीं पर झमाझम बारिश भी कर देता है। भारत में किस मानसून की वजह से मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। आपने देखा यह दिशा भी टूटी नहीं है, यह दिशा बिल्कुल सीधी चली गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वहां पर भी वर्षा हो जाती, क्योंकि तीन ओर से पहाड़ियां घिरी हुई हैं बच्चे। क्लियर है? चलो, पंचमी कुमारी कह रही हैं आपके जैसा टीचर आज तक नहीं देखा। थैंक यू सर,
बच्चे आपके जैसे हमने बच्चे भी नहीं देखे कि इतने दिन क्लास हमने नहीं ली थी अपने कुछ निजी कारणों की वजह से, और आप हमारा इस तरह प्यार देते हो, इस तरह स्वागत करते हो। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पता है, हर एक अध्यापक की जान बच्चा होता है। बच्चा ना होता तो अध्यापक ना होते। अध्यापक तो कई बन जाते, लेकिन भाई साहब बच्चे नहीं होते तो अध्यापक कैसे बन पाते। मेरे लिए भाई साहब सर्वप्रथम गुरु देवता आप ही हो। सच कहूं तो आपकी वजह से हर एक अध्यापक का घर चलता है। अगर आप गुरु शिक्षा ना देते, एक तरह से कह सकते हो फीस ना देते, कोर्स ना लेते, तो कौन सा ऐसा अध्यापक है जो भाई साहब आज अपने घर में बैठे खाना खा रहा होता। हर एक अध्यापक अपने बच्चों के लिए, बच्चे बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। बच्चों कह सकते हो कि बच्चों से प्यार अगर अध्यापक को हो गया तो समझो फिर भाई साहब उससे बड़ी बात कोई नहीं। और ये बच्चों का भी प्यार है जो एक अध्यापक को 2 मिनट में गिरा देते, 2 मिनट में बना देते हैं। वरना मेरी इतनी औकात कहां थी जो तुमने मुझे इस काबिल बना दिया। मैं तो आपसे यही कहता हूं, जिस प्रकार से आपने हमारा इंतजार किया, आपने हमें प्यार दिया, सच कह रहा हूं, मैंने तो आज यही सोचा था क्लास लेने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे, अमृत सर से भी मैं कह रहा था, सर 20 दिन बाद क्लास लेने जा रहा हूं और कैसे बच्चों से मैं रिएक्शन दूंगा, कैसे उनको मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे राघव सर अपनी बात के पक्के नहीं, राघव सर अपनी जबान के चोर हैं, राघव सर अपनी बात के खरे नहीं हैं, राघव सर बोलते कुछ हैं करते कुछ नहीं है, बोलते बहुत बड़ा बड़ा है कर कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने अपनी क्लास के आगे रोज शब्द हटा दिया, शाम 7 बजे लिख दिया, और मेरा पूरा प्रयास हो जाएगा जब तक मैं इसे रोज नहीं बनाऊंगा तब तक भाई साहब मैं रोज लिखूंगा नहीं। और मैं पहले नंबर पे मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शब्द जरूर जोड़ दूंगा अपनी क्लास के आगे रोज शाम 7 बजे एक शब्द जरूर जोड़ दूंगा, ये मान लेना, ठीक है। चल इतनी बात बच्चे, एक बच्चे को समझ में आ रही है। जाना नहीं, अभी तो ट्रेलर हुआ है, क्लाइमैक्स अब बाकी है। पिक्चर का क्लाइमैक्स तो लेते जाओ मेरे लाल। सबको पता चल गया कि भारत में बारिश सबसे पहले केरल में होती है। कहां पे होती? केरल में। किस मानसून के द्वारा? ये भी आप बता दिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। मानसून का नाम ही पड़ गया दिशा के नाम पर, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून का नाम ही पड़ गया इस दिशा के नाम पर। बच्चे ये मानसून आगे गया, ये मानसून आगे गया और आगे जाकर बच्चे यहां पर बारिश कर दिया। कहां पर? मेघालय में। अब बच्चे एक बात बहुत ध्यान से मेरी समझ लेना, जो पिक्चर का क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स बच्चे अब है, ठीक है। पिक्चर का क्लाइमैक्स अब है। बस देखो मेरे लाल कि तुमने पिक्चर में भी हीरो हीरोइन की एंट्री देखी थी, लेकिन विलेन तो अब आ रहा है। कैसे? भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रवेश कर गया और बच्चे सबसे पहले वर्षा केरल में कर दिया। केरल के बाद चला गया मेघालय। मेघालय के मासिरनाम में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आओ दबोच लिया और झमाझम बारिश कर दिए। उसके बाद मेरे लाल वो मानसून उन तीनों पहाड़ियों के चंगुल से बच गया और क्या भागो, मतलब भागो का मतलब यह हो गया बच्चे कि गारो खासी जयंतिया की जकड़ से निकल गया और जकड़ से निकलने के बाद बच्चे इसको रास्ता मिल गया लौटने का। और जैसे ही रास्ता मिला लौटने का, अरे भैया 1 मिनट की देरी नहीं की, 1 मिनट की देरी नहीं की और जाने के बाद जस्ट लौट आया। और लौटता हुआ बच्चे इस मानसून को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? इस मानसून को नाम दे रहे हैं हम लोग
लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, और लौटता हुआ मानसून आकर तब तक समय हो चुका है अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर का, और इधर केरल के जस्ट अपोजिट उसका भाई बैठा है जिसको कहते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु भैया खुश हो गया, कहने लगा कि भैया तुमने बारिश पाली थी, उसके बाद आगे भेज दिया था, हमें तो कुछ मिला ही नहीं था, और जब मिला नहीं था तो मतलब अब ये खुश हो गया। और तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। बच्चे, तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, याद कर लेना। और कोरोमंडल तट कहते किसको? तमिलनाडु के तट को। और जब ये लौट के आया तमिलनाडु में भैया झमाझम 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 बारिश हो गई, और विलन भैया यहां पे मर गया। मतलब यहीं पर बारिश हो गई। तो इससे यह पता चला कि जाड़ों के समय वर्षा बच्चे कहां होती है। तो जाड़ों के टाइम पे वर्षा तमिलनाडु में होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। बच्चे किस मानसून के द्वारा होती है? तो कौन से मानसून के द्वारा? लौटता हुआ मानसून। कभी कभी लौटता हुआ मानसून आता है, और बच्चे कभी कभी एक प्रकार से आता है कि इसकी दिशा बताओ। तो दिशा तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे बच्चे, आप बताओ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये बच्चे नॉर्थ ईस्ट है। अब एक बात बताओ, इस बार का मानसून किधर से आया? इस बार का मानसून ऐसे आया, ऐसे ऐसे मतलब लौटता हुआ। और लौटता हुआ मानसून मतलब ये दिशा कौन सी बन रही बच्चे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब लौटते हुए मानसून को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। लौटते हुए मानसून को ही बच्चे क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। किसको कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट को। इस प्रकार तुम्हें पता चल गया मेरे लाल कि जाड़ों के समय वर्षा कहां होती है। गर्मी में तो गए रहे लाला, और तब तक थक हार के आए जाड़ों में, भैया हमको भी बरस लेने दो, जरा झम के बरस बारिश। और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में बारिश हो गई। कब? जाड़ों के टाइम पे। और जाड़ों के टाइम पे जब बारिश हुई तो मानसून का नाम था लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। बच्चे अभी तक तो सिर्फ तुमने पढ़ा होगा, आज तुमने समझा है। एक सवाल जलवायु का गलत कर देना तो भाई साहब मेरी क्लास लेने के बाद तो भाई साहब मैं समझूंगा कि मुझे और अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, और अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब एक बार कमेंट करके बता दो मेरे शेरों, समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर से बात करूं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन सर। बस बच्चे, अखिलेश जी मत कहो कि सर आप क्लास रोज क्यों नहीं लेते, बता चुका हूं। बताते बताते मैं थक गया। बहुत बच्चे कहने लगे देखो बार बार वही प्रश्न बता रहे हैं। बस आप सबको क्लियर हो गया ना? आदर्श कुमार रमन, बस मैं यही चाहता हूं कि अब आप डेली 7 बजे हमारा सपोर्ट करें। हम बहुत दूर तक जाने वाले हैं आप सबको साथ लेकर। YouTube में तुमने भाई साहब बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस खेला है, बहुत भाई साहब प्रैक्टिस खेला है। कभी हमारे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ के तो देखो, आनंद ना आ जाए तो बता देना। देर लगेगी लेकिन ऐसी जीएस सिखाऊंगा कि भाई साहब जीएस में दोबारा तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये समझ लेना। ठीक है, तो एक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल नॉर्मल सा बता दे रहा हूं, तुमसे कहा जाएगा सबसे कम वर्षा भारत में कहां होती है? सबसे कम वर्षा तो लोग बच्चे राजस्थान को देखेंगे, लेकिन सबसे कम वर्षा लद्दाख की राजधानी लेह में होती है। कहां होती है? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। 109 mm है, सेंटीमीटर नहीं है, mm। दूसरे नंबर पे जैसलमेर जो राजस्थान का पड़ता है, यहां बच्चे 208 mm। सबसे कम होती है लेह में, उसके बाद होती है जैसलमेर में। क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई, सब पास। आप सुन लो, ये जो बारिश होती है उसको कहीं कहीं कुछ नाम देते हैं, जैसे आप याद कर लेना
जो केरल में वर्षा होती है, इस बारिश को क्या कहते हैं? ये आम की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। जो कर्नाटक में होती है, इस वर्षा को नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफी वर्षा। और काफी वर्षा को बच्चे हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको कहते हैं, अथवा करके लगा लेना, चेरी ब्लाज्म। चेरी ब्लाज्म, ठीक बच्चे। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, एक याद कर लेना आसाम। एक आसाम में वर्षा होती है जिसको हम लोग कहते हैं चाय वर्षा। आसाम में वर्षा होने का कारण क्या है? आसाम में इस वर्षा को नाम क्या कहते हैं? चाय वर्षा। तो इस प्रकार आपको बच्चे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक सवाल और मैं तुमको बता दूं, गर्मी के दिनों में कुछ गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, तो हवाओं के जरा नाम याद कर लेना। हवाओं के नाम पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो सवाल आता है, अब तुम सब बताओ, गर्मी के दिनों में मम्मी कब कहती हैं कि अमिया वाला जो आम की अम्बिया होती है, कहती नहीं पना बनना, पना पना पियोगे, मतलब किससे किससे बचाव होगा पने से? तो आप कह सकते हो उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं होती हैं उनको लू कहते हैं। लू से बचाव होता है बच्चे, ठीक है, लू से। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। और बच्चे यहीं पर याद कर लेना, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में इनको क्या कहते हैं? पूर्वी भारत में इनको नार्वेस्टर कहते हैं। जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहां पर बच्चे। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं इनको? वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में इनको काल बैसाखी कहते हैं, क्योंकि बैसाख का महीना होता है, बैसाख का महीना होता है, तो वहां पर एक गर्म हवाएं चलती है जिनको काल बैसाखी कहते हैं। इस प्रकार आपको पूरा क्लास हमने भाई साहब पूरा प्रस्तुत कर दिया है और आप सब अच्छे से समझ सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर सबसे जो राजस्थान में वर्षा इस मानसून की वजह से क्यों नहीं पाती? क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वत है, लेकिन वो मानसून के पैरेलल पड़ जाता है इस कारण। ठीक है, तो साथियों मैं विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं इस पीडीएफ के आपको इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी, देखो पीडीएफ मैं बिल्कुल बाकायदा दूंगा, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कहां पर आपको मिलेगा पीडीएफ। इसमें तो शायद है ही नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चलो। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिन बच्चों को हमारे लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 जुड़ना है और जिसकी वैलिडिटी पूरे 18 महीने है, ठीक है, इस पे बच्चे लाइव क्लासेस आपको शाम 3 बजे से मिलेंगी, जिसमें सब कुछ पढ़ाया है। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो प्राइस है इसको आप काट के यहाँ पर राम 20 कर लो, राम 20। और जितने भी बच्चे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव डाउनलोड कर लें, जिससे आपको पीडीएफ बड़े आसानी से बच्चे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको वो एक प्रकार से फोटो नहीं मिल पा रही है, नहीं तो अभी मैं तुमको बता देता हूं कहां पर तुमको मिलेगा। तो आप कह सकते हो, मैं लिखे दे रहा हूं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन का नाम डालो, पीला पीला लोगो बनकर आएगा जिसका नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। और सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, जितने बच्चों को आज मजा आया हो कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारा एप्लीकेशन है, याद कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और सब लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो धमाकेदार तरीके से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के देना, जिससे भाई साहब उत्साह पता चले कि मजा आया कि नहीं आया। और मैं मिलूंगा आपको कल शाम 7 बजे, आप सब इंतजार करिएगा। शाम 7 बजे तबाही का मंजर फिर से लाएंगे, बवाल काटेंगे, रख के जीएस की हवा निकाल देंगे। ठीक है साथियों, विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम। और हाँ, इसके बाद मैथ की क्लास को एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलें।